सो वेलकम बैक गाइस टू आवर क्लासेस। हम लास्ट क्लास में देख रहे थे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन को किन किन मेथड से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। तो हमने तीन चीज़ें लास्ट क्लास में देखी थी, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड फॉर्मेलिटी। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने देखा था मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया था हमने, और इसके लिए फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम। ठीक है, और प्रेजेंट इन टोटल सॉल्यूशन। तो इसका जो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आया था वो था मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम वाज इन ml। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने देखा था मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी को हमने क्या किया था, स्मॉल m से डिनोट किया था। इसका फॉर्मूला क्या था, सेम, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बस यही डिफरेंस था, v की जगह WA यहाँ पे लगा हुआ था। तो इसके लिए फाइनल हमने फार्मूला क्या एक्सप्रेस किया था, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, और ये WA किस में था, ग्राम में था, इसलिए 1000 लगाया। ठीक है, फिर थर्ड हमने देखा था इसमें फॉर्मेलिटी सॉरी फॉर्मेलिटी। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मेलिटी जो है एज इट इज मोलैरिटी के जैसा है। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी को F से डिनोट किया था। इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे ये जो MB मैंने बताया था वो क्या था, मोलर मास ऑफ दैट आयनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमने किसके लिए फॉर्मूला यूज किया था, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट के लिए, और फॉर्मेलिटी किसके लिए यूज किया था, आयनिक कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, क्विक रिवीजन, ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉर्मेलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं काफ़ी कम लोगों को इस बारे में 100% जानकारी होती है। ठीक है, तो फोर्थ टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नॉर्मेलिटी। यह हमारा फोर्थ मेथड है किसी भी एक्सप्रेशन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, ओके। तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन इसका वर्ड्स में जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोला मैंने, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राम लिख लेते हैं, पहले तो अच्छे से लिख लेते हैं, शॉर्ट नहीं यूज करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट मास of solute present in 1 liter of solution। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखेंगे कि एक नया ही टर्म मैंने यूज कर दिया। क्या है वो है ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब ये क्या होता है सर, ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो फॉर्मूला सबसे पहले नॉर्मेलिटी को भी N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे एक नया टर्म आ गया हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है गिवन मास, जिसे हम W से डिनोट करते थे, अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। ठीक है, क्या बोला मैंने, ग्राम इक्विवेलेंट मास मतलब होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट।
अब यहां पे फिर लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये भी तो नहीं पता है कि नहीं। तो देखिए इक्विवेलेंट मास, इसे भी जान लेते हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूला जो है सबके लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास जिसे मैं ई से डिनोट करता हूं, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास। मोलर मास अगर कोई कंपोनेंट है तो, अगर कोई एटम है तो एटॉमिक मास यूज कर लेंगे, ठीक है, अपॉन इट्स वैलेंसी, ठीक है। क्या बोला मैंने, मोलर मास या फिर एटम है तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका इक्विवेलेंट मास का, एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी देखेंगे नॉर्मेलिटी जो है, फॉर्मूले भी इसके 3-4 अलग अलग तरीके के होते हैं। हर एक चीज को हम करेंगे, हर चीज को कवर अप करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये टॉपिक, ठीक है। एनसीईआरटी में जाएंगे तो आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा, ओह बहुत गर्मी है, ओके। तो इक्विवेलेंट मास अब हम निकालना सीखते हैं कि क्या कैसे निकाला जाता है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो देखिए नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, यहां तक आपने कर लिया होगा। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपके पास अलग अलग टाइप के कंपोनेंट आएंगे। सपोज बोल दिया कि किसी एलिमेंट का नॉर्मेलिटी निकालिए, या फिर किसी एसिड का नॉर्मेलिटी निकालिए, या फिर किसी बेस का नॉर्मेलिटी निकालिए, या फिर किसी सॉल्ट का नॉर्मेलिटी निकालिए। तो सबके लिए इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला अलग अलग होता है। ये जो हमने नॉर्मल फॉर्मूला देखा ये सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं वो एलिमेंट के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, सब के लिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा, ज्यादा नहीं होगा। एक बार आप पढ़ लिए तो सब आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। कैसे, तो एक एक करके हम नॉर्मेलिटी निकालना कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है, उसका एटॉमिक मास, ठीक है, क्या, उसका एटॉमिक मास अपॉन इट्स वैलेंसी, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास एलिमेंट के लिए होता है उसका खुद का मास अपॉन इट्स वैलेंसी, ठीक है। अच्छा नहीं समझ में आया सर, एग्जांपल लेके समझाइए, ठीक है। तो सोडियम का जैसे आपसे बोल दे इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो सोडियम का मास कितना होता है 23, ठीक है, अपॉन वैलेंसी क्या होती है +1। तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं जाना है, सिर्फ आपको समझना है 1 2 3 4 जो भी उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। तो वैलेंसी हो गया 1, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे इक्विवेलेंट मास निकालिए कैल्शियम का, ठीक है, तो कैल्शियम का मास कितना होता है 40 अपॉन इसका वैलेंसी कितना होता है 2, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अगर आपसे बोल दे कि इक्विवेलेंट मास निकालिए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ठीक है। क्लियर है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको निकालना है किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास, ठीक है, हो गया होगा। चलिए ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं एसिड पे। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, तो देखिए अच्छा सबसे पहले तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये चीज आप क्लास 7th से पढ़ते आ रहे हैं। 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। तो हर क्लास में आप पढ़ रहे हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है।
अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर नॉन मेटल्स के साथ OH जुड़ा हो, ठीक है, नॉन मेटल्स के साथ OH जुड़ा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। और मेटल्स के साथ अगर OH जुड़ा है तो इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसे एसिड कहते हैं, इसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। ये जनरल तरीका है पहचानने का कि कौन एसिड होता है कौन बेस होता है, ठीक है। क्लियर है, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए तो वापस से हम फॉर्मूले पे आते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड के लिए फॉर्मूला होता है उसका मास अपॉन इट्स बेसिसिटी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास अगर आप एसिड का निकाल रहे हैं तो क्या होगा, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड अपॉन इट्स बेसिसिटी, ठीक है। अब ये बेसिसिटी क्या होता है, तो बेसिसिटी का मतलब समझिए, बेसिसिटी का मतलब होता है सॉल्यूशन में डालने के बाद वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जितने H+ आयंस डोनेट करता है वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है, ठीक है। एसिड का बेसिसिटी, वैसे ही बेस का देखेंगे तो एसिडिटी आ जाएगी फॉर्मूले में, ठीक है। तो बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, H+ आयन कितना वो डोनेट करता है उसके बेसिस पे उसकी बेसिसिटी निकलती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, सर हर चीज जो है वो रिलेटेड होती है आपके क्लास 11 के बेसिक से, ठीक है। यहां पे भी वो चीज आएगी। अब आप सोचोगे कि H+ आयन कितना डोनेट करता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला देख के कुछ का तो पता चल जाएगा, लेकिन कुछ में गच्चा खा जाओगे, ठीक है। सच बात है ये, कहां फंसोगे बताऊंगा आपको। तो इसके एकदम बेसिक और 100% नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, आप P ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए। P ब्लॉक एलिमेंट में आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाया गया है, ठीक है। तो वहां से आपको टोटल इसका डिटेल मिलेगा। तो कुछ एलिमेंट का हम निकालते हैं इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो कोई एक एसिड पकड़ लीजिए, जैसे कि मैंने बोला कि इक्विवेलेंट मास क्या होगा H2SO4 का, ठीक है। तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, तो H2SO4 का मोलर मास होता है 98 अपॉन इसकी बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगा, जितना वो H+ डोनेट करेगा। तो यहाँ कितने H है, 2 है, तो बाई 2, तो ये कितना हो गया 49। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल है, आराम से आप करेंगे, आराम से, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखिए कैसे याद हो जाएगा आपको। अगर मैं बोलूं कि इक्विवेलेंट मास निकालिए HCl का, एसिड है HCl, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास कितना होता है 35 और 1 36.5 अपॉन कितना H+ डोनेट कर सकता है, एक ही H है, एक ही H डोनेट करेगा, तो कितना आ जाएगा इसका 36.5। इजी है कि नहीं है। अच्छा एक और देख लेते हैं, अब बताइए H3PO4 इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो H3PO4 का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका मास जो भी आएगा मोलर मास, ठीक है, अपॉन जितना H+ डोनेट कर सकता है। तो कितना H+ डोनेट कर सकता है 3, ठीक है। तो m/3। तो इसमें कहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाला कंसेप्ट लग गया सर, आप बता रहे थे, बताता हूँ अभी आएगा। एक और आपको मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ, चलिए ठीक है। ये वाला मिटा देते हैं। अगर आपसे मैं पूछता कि बताइए इक्विवेलेंट मास H3PO3 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ H3PO3 अपॉन कितने H+ ये डोनेट कर सकता है, आप बताइए। तो आप बोलोगे देख करके कि यहाँ पे 3 H था तो ये 3 डोनेट कर रहा था, यहाँ भी 3 है तो 3 डोनेट करेगा, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ 2 ही H डोनेट करता है, ठीक है। अब ये कहाँ से 3 डोनेट कर रहा था, ये कहाँ से 2 डोनेट करेगा। तो अगेन मैंने क्या बोला आपको कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सारे के सारे इसके राज छुपे होते हैं, ठीक है। क्या राज छुपे होते हैं, तो देखिए H3PO4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चरल डायग्राम अगर बनाते हैं तो कैसा बनेगा, P एक O ऊपर आ जाएगा, ये OH, ये OH, ये OH, ठीक है, हो गया H3PO4। अब याद रखिए जो H+ आयन भी निकलता है ना, वो कहां से निकलता है, वो हमेशा OH से निकलता है,
ठीक है, ये OH से ही डिसोसिएट होकर के एक H बाहर निकलता है, सिर्फ OH से, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है बात? इसलिए बोला आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पे 3 OH है तो 3 H दे देगा। ठीक है, अब बात करते हैं H3PO3 की। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, ये OH, ये OH और ये H। ठीक है, H3PO3। ठीक है, अब यहां पे देखिए कितने OH हैं, सिर्फ 2 OH है। यही 2 OH H+ डोनेट करेंगे, ये नहीं करेगा। ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ये बॉन्डेड रहेगा, H+ डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे कितने H निकले? सिर्फ 2 निकले, इसलिए ये फॉर्मूला हो गया M/2 और H3PO3 के लिए क्या हो गया? M/3। ठीक है, आई बात आपको समझ में? ठीक है, तो इसका अगर फॉर्मूला भी आप देखना चाहें कैसे डिसोसिएट होता है, तो ये जैसे H3PO3 है, ठीक है, इसे डिसोसिएट आप करेंगे तो ये क्या होगा? HPO3 2- और 2 H+। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन देगा, एक हाइड्रोजन जो है PO3 के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, यहां से H हटा, यहां से H हटा, ये वाला नहीं हटेगा। तो ये इसके लिए हमने सिंपल एक इक्वेशन के फॉर्म में भी समझ लिया, ये हमने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के फॉर्म में समझ लिया। ठीक है, क्लियर है? अब तो आपको समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे निकालना है। तो मैक्सिमम केसेस में तो डायरेक्टली आप बता सकते हो, जितना H+ डोनेट कर रहा है, जितना फॉर्मूले में H+ है डाल दो। लेकिन अगर आप एकदम बेस से जाना चाहते हैं, 100% हमेशा सही होना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका पहले बना लो, स्ट्रक्चरल डायग्राम उसका बना लो, उसके बाद ही बताइए कि उसकी बेसिसिटी क्या होगी। ठीक है, क्लियर है? हो गया होगा? चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। ठीक है, बेस की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला जस्ट उल्टा हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका जो भी है मोलर मास, ठीक है, अपॉन इट्स एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या होता है? जैसे कि बेसिसिटी H+ आयन डोनेट करने से आता था, एसिडिटी OH- आयन डोनेट करने से आएगा। ठीक है, ये जितना OH आयंस डोनेट करेगा वही क्या कहलाएगा? उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का एसिडिटी कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपको जैसे 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने एसिड में देखा था, मैंने बोला कि NaOH का बताइए इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे? इसका मास अपॉन यहाँ पे कितना OH डोनेट कर सकता है? सिर्फ 1। तो ये क्या हो गया? M/1 हो गया। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि इक्विवेलेंट मास निकाल करके बताइए CaOH होल ट्वाइस का, तो कितना हो जाएगा? इसका मास अपॉन कितने OH डोनेट कर सकता है? 2। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। मैंने आपको बोला कि बताइए इक्विवेलेंट मास क्या होगा AlOH होल थ्राइस का, तो आप क्या बोलोगे? इसका मास अपॉन जितना OH डोनेट कर सकता है। कितना डोनेट कर सकता है? 3। तो ये 3 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं एसिड का, बेस का। ठीक है, और एलिमेंट का हमने देख लिया, एक सॉल्ट बच गया, सॉल्ट का भी देख लेते हैं। ठीक है, हो गया होगा? चलिए, तो सॉल्ट का, तो इसका इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड में देखिए एक नया कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, क्या कंसेप्ट आ जाता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये अगेन फॉर्मूला मास अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये किसके लिए हम देख रहे हैं? सॉल्ट के लिए देख रहे हैं। कोई एक एग्जांपल देके बताइए। तो सिंपल सॉल्ट हमारा NaCl। ठीक है, जब NaCl डिसोसिएट होगा तो क्या होगा? Na+Cl-। तो कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? सिर्फ 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला M/1। ठीक है, सिंपल इस तरीके से हमने समझा इसे। अगर आपको बोल दे कि इक्विवेलेंट मास निकालिए CaCO3 का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? M/, यहां पे देखिए Ca2+ CO3 2-।
ठीक है, तो कितने पॉजिटिव चार्ज है 2, तो ये क्या हो जाएगा m/2। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है इसे। ठीक है, आ रही है समझ में? एक आध और एग्जांपल देखना है तो इक्विवेलेंट मास निकाल करके बताइए NaHCO3 का, तो क्या हो जाएगा इसका मास अपॉन, ये डिसोसिएट कैसे होगा Na+ और HCO3- में, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एलिमेंट, एसिड, बेस, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं और फिर उस फॉर्मूले को सीधा सीधा जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो आपका सीधा नॉर्मेलिटी का आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। एलिमेंट के लिए अपॉन में वैलेंसी रहेगा, एसिड के लिए अपॉन में बेसिसिटी होगा। बेसिसिटी क्या होता है, H+ कितना डोनेट किया। बेस के लिए एसिडिटी होगा, एसिडिटी क्या होता है OH- कितना डोनेट किया। सॉल्ट के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर में तो हर एक के आपका मास है। तो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हमारा 5वां प्रोसेस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ये सारी चीजें जो है न्यूमेरिकल्स इससे हम करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हमारा बेस पॉइंट क्या होगा, न्यूमेरिकल ही होगा। इन चीजों से न्यूमेरिकल ही आते हैं इन टॉपिक से। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन देखिए, तो मोल फ्रैक्शन को हमने किससे डिनोट किया था, x से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मोल। ठीक है, सो इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि सॉल्यूट का निकालिए नंबर ऑफ मोल्स, क्या होगा, तो क्या होगा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, अगर दो ही कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट के लिए मैंने आपको बताया, एक है आपका सॉल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट B हो गया, सॉल्वेंट आपका A हो गया। तो इस केस में ये फॉर्मूला हो गया। अगर 3 कंपोनेंट होते A, B, C, ठीक है, और आपको बोलता है कि C का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XC इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, तो क्लियर है, और नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन हम निकालना इस क्लास में देखा। ठीक है, हो गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, तो देखिए मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट के फॉर्म में, परसेंट के फॉर्म में कितना सॉल्यूट का मास है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर इसका स्टेटमेंट पूछे तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे कि मास परसेंटेज ऑफ ए निकालिए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन यानी ए प्लस बी, ठीक है, इंटू 100। तो इससे क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ए आ जाएगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक है, क्लियर है, छोटी छोटी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। हो गया होगा, चलिए ठीक है, और देख लेते हैं एक
वॉल्यूम परसेंटेज, तो जैसा मास परसेंटेज है वैसा ही वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज वही चीज है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। डेफ स्टेटमेंट आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी इंटू 100। तो ये क्या आ गया आपका, वॉल्यूम परसेंटेज आ गया। ठीक है, एक और होता है, पीपीएम, ये भी देख लेते हैं। पीपीएम पे भी हमने बात किया था, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। ठीक है, यानी कि 10 लाख वॉल्यूम में, ठीक है, सॉरी मास के टर्म में बात करते हैं यहाँ पे, 10 लैक्स मास ऑफ वॉल्यूम में कितना पार्ट आपका सॉल्यूट का है या फिर पर्टिकुलर दैट कंपोनेंट का है। ठीक है, तो अगर किसी भी एक का बात करें, जैसे मैं बोल दूं कि पीपीएम ऑफ ए कितना है, ए बी दोनों में से किसी की बात कर सकते हैं। पीपीएम ऑफ ए कितना है, तो क्या बोलेंगे, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। जैसे ये पर 100 था, ये पर 10 लाख हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर 6। ठीक है, ये याद रखिएगा, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजीज थे, इसमें जो इंपॉर्टेंट था मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो ये हमने 7-8 अलग अलग तरीके के किस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट कर सकते हैं, ये हमने देखा। ठीक है, तो अगर टाइम हो, टाइम वैसे चलिए ठीक है, काफ़ी हो गया। नेक्स्ट क्लास से एकदम फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स हम करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं उसमें हमारा ग्रिप बनता है कि नहीं। ठीक है, तो आप भी घर पे बैठ करके न्यूमेरिकल्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये सारे के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कुछ न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।